Hello students, welcome in the class of economics again. As you know that we are studying the chapter number 2 of microeconomics and we have studied about some topics of related to consumer behavior. तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज इस वीडियो में इस पार्ट में हम समझेंगे प्राइस रेशियो एंड स्लोप ऑफ द बजट लाइन। स्लोप ऑफ द बजट लाइन ये हमने लास्ट पार्ट में समझा था और इससे रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं, जितने भी वीडियो हैं सेकंड चैप्टर से रिलेटेड, और अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखे हैं तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, उन सभी वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन, लास्ट टॉपिक जो हमने समझा था वो स्लोप ऑफ द बजट लाइन था और कैसे हम बजट लाइन पर स्लोप को फाइंड करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, इससे रिलेटेड जो एक बेसिक टर्म है जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, तो हो सकता है एग्ज़ाम में पूछें या ना पूछें, पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये स्लोप जो है बजट लाइन का वो कैसे डिराइव करते हैं। यानी ये जो फॉर्मूला है डेल्टा गुड टू अपॉन डेल्टा गुड वन, लास्ट वीडियो में समझा था हमने, डेल्टा गुड टू अपॉन डेल्टा गुड वन और माइनस P1 अपॉन P2, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है वो हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो डिराइवेशन ऑफ द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। अब बजट लाइन का स्लोप डिराइव कैसे हुआ है वो समझना है। तो लाइन मेजर्स द स्लोप ऑफ द बजट लाइन मेजर्स द अमाउंट ऑफ चेंज इन गुड टू रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ चेंज इन गुड वन। ये स्लोप होता है, मतलब ये बताती है बजट लाइन का स्लोप हमें ये बताता है कि बजट लाइन पर या बजट सेट में एक एक्स्ट्रा यूनिट गुड वन की लेने के लिए हमें गुड टू का कितना सेक्रीफाइस करना होगा, एट विच रेट वी सेक्रीफाइस द अमाउंट ऑफ गुड टू फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड वन, वो है इसका स्लोप ऑफ द बजट लाइन। अब ये डिराइव कैसे हुआ है, कैसे क्या हम इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं दो फॉर्मूले, मतलब दो इक्वेशन हैं, दो पॉइंट हैं बजट लाइन पर। फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, जिस पर हमने क्या माना है, गुड वन को x1 और गुड टू को x2, ठीक है, ध्यान रखना है x2 और ये x1। ओके, अब यहाँ पर जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, x1 और x2 का बंडल। यानी इस पर हम देख रहे हैं x1 गुड भी हो गई है, x2 गुड भी हो गई है, क्लियर। तो यहाँ पर ये x1 को भी डिनोट कर रहा है, x2 को भी डिनोट कर रहा है। एक तो पॉइंट ये हो गया। अब सपोज अगर कंज्यूमर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर आता है तो क्या होगा, चेंज आएगा। कैसे आएगा, सपोज पहले ये था, अब वो यहाँ पर आ गया है इस वाले पॉइंट पर, तो आप देख रहे हैं गुड वन भी चेंज हुई है और गुड टू भी चेंज हुई है। तो यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट क्या बताएगा, x1 तो था, साथ साथ डेल्टा x1, क्योंकि इतना x1 में चेंज आया, चेंज देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ से ये इधर गया है तो कुल मिला के इतना चेंज x1 में आया है, तो हमने यहाँ पर x1 ले लिया। ओके, साथ में ये वाला पॉइंट था x2, ये x2 ले लिया। फिर उसके बाद डेल्टा x2, क्योंकि डेल्टा x2 मतलब यहाँ पर सेकेंड गुड जो है x2, इसमें भी चेंज आ रहा है, तो दोनों में चेंज आ रहा है, एक तो x1 में भी चेंज आ रहा है, x2 में चेंज आ रहा है। तो ये तो डिनोट कर रहा है अपने यहाँ पर डेल्टा x1 और ये क्या डिनोट कर रहा है, डेल्टा x2। तो इसका मतलब हमें क्या है कि x1 के साथ डेल्टा x1 ले लिया क्योंकि यहाँ पर चेंज आ रहा है डेल्टा x1, और x2 के साथ हमने डेल्टा x2 ले लिया क्योंकि यहाँ पर x2 गुड टू में चेंज आ रहा है। तो कुल मिला के दो पॉइंट हो गए अपने पास, चेंज आ रहा है वो भी अपन ने यहाँ पर डिनोट कर लिया है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन क्या बन जाएगी, क्योंकि x1 और x2 था ना, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था, अभी अब वापस ऊपर जाके देखना, x1 x2, और तो इसको अगर हम इनकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, देख रहे हैं आप, P1 x1 मतलब गुड वन पर एक्सपेंडिचर हो गया, वो आ गया। फिर P2 x2 इसका मतलब गुड टू पर एक्सपेंडिचर वो आ गया, और इज इक्वल टू m। ये आपको पता है, ये बजट लाइन का फॉर्मूला होता है कि P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m, मतलब गुड वन पर एक्सपेंडिचर, गुड टू पर एक्सपेंडिचर कंज्यूमर की इनकम का इक्विवेलेंट होता है। ये तो आगे बात समझ में। ओके, यानी इक्वेशन फर्स्ट तो अपने पास ये हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो गई अपने पास, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो था ना, हमने क्या किया, x1 को P1 से मल्टीप्लाई कर दिया, x2 को P2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू अपन ने m कर दिया था। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, x1 प्लस डेल्टा x1, x1 तो था ही, डेल्टा x1 मतलब जो भी चेंज आया गुड वन में उसको हम P1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x2 डेल्टा x2 इसको हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, P2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट एक्स्ट्रा इक्वेशन क्या हो जाएगी, जैसे कि हम समझते हैं यहाँ पर, अभी इस पर मैं यही बताता हूँ आपको।
फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही थी अपने पास, P1 x1 प्लस P2 x2 यानी गुड टू एक्सपेंडिचर किसके इक्विवेलेंट है, कंज्यूमर की इनकम के इक्विवेलेंट। ओके, अब सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास यहाँ पर, P1 क्या ले लेंगे अपन, ये पूरा x1 प्लस डेल्टा x1। ओके, तो x1 प्लस डेल्टा x1, ओके, प्लस P2, इसको P2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, P2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x2 प्लस डेल्टा x2। ओके, तो x2 प्लस डेल्टा x2 इज इक्वल टू m। ये अपने पास दो इक्वेशन हो गई, एक तो इक्वेशन ये हो गई, इस वाले पॉइंट को हमने P1 और P2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड ये हो गई, इस वाले पॉइंट को हमने P2 और x2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ताकि बात समझ में यहाँ तक। तो अपने पास यहाँ पर दो इक्वेशन हो गई है, एक तो ये और एक ये, कैसे आई अपन ने समझ लिया। अब अगर हम इसको सेकंड इक्वेशन को ओपन करें तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, P1 x1 दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा P1 x1, फिर इस P1 और डेल्टा x1 को मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा P1 डेल्टा x1। ओके, प्लस P2 और x2 इसको मल्टीप्लाई किया तो P2 x2, प्लस इस P2 को हम डेल्टा x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर P2 डेल्टा x2। ओके, तो उसी सेकंड इक्वेशन को हमने थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपांड कर दिया, तो हमें इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गई। तो 1 2 3 ये हमें अलग अलग इक्वेशन मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट इक्वेशन आई है ये थर्ड नंबर की, इसमें से हम फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग फॉर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम थर्ड वी ऑब्टेन, अगर हम इसमें से किसको, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, ये P1 x1 गया, ओके, ये P2 x2 ये गया, m से m गया, तो क्या बचा अपने पास P1 डेल्टा x1, फिर P2 डेल्टा x2, एक तो ये बचा और ये P2 डेल्टा x2। ओके, और इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि m से m कट गया यहाँ पर। क्लियर, वापस बताता हूँ आपको मैं ये कैसे आ रहा है ना, ये किस प्रकार से आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये इसमें से ये गया, ओके, P2 डेल्टा x2, ये इसमें से उसको माइनस क्या हो गया, फिर m में से m गया तो 0 हो गया, क्या बचा अपने पास P1 डेल्टा x1 प्लस P2 डेल्टा x2, तो ये हो जाएगा अपने पास P1 डेल्टा x1 प्लस P2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको रीअरेंज करें, क्या करेंगे, रीअरेंज करना मतलब ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 4 जो अपने पास आई है, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, इस P1 x1 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में, देख रहे हैं आप, माइनस में हो गया। क्या क्या हमने P1 डेल्टा x1 को उधर शिफ्ट कर दिया है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, P2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू माइनस P1 डेल्टा x1। ओके, अब हम इसको वापस रीअरेंज कर सकते हैं, P2 के साथ P2 मतलब प्राइस के साथ प्राइस और x के साथ x। तो क्या करेंगे हम, तो ये डेल्टा x1 इधर आ गया, रीअरेंज किया तो डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1 हो गया, और इधर P1 के नीचे अपॉन P2 चला जाएगा, तो ये अपन को मिल जाएगा। तो अपना जो फॉर्मूला है वो हमें मिल गया। तो डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1 इट मीन्स डेल्टा गुड टू अपॉन डेल्टा गुड वन। x2 क्या है, गुड टू, x1 क्या है, गुड वन, और P1 अपॉन P2 आपको पता ही है। तो कुल मिलाकर ये जो फॉर्मूला है कौन सा, ये वाला कैसा आया है, ये अभी हमने यहाँ पर समझा है। ओके, तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब थोड़ा टफ पड़ता है, पर आपको ध्यान से समझना है इसको, कैसे इसका जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है। एग्जाम में इसको पूछने हैं कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत कम पूछते हैं हालांकि, पर ये कंसेप्चुअल है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आगे बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है। ओके, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं प्राइस रेशो एंड स्लोप ऑफ द बजट लाइन। अब प्राइस रेशो स्लोप ऑफ द बजट लाइन में क्या रिलेशन है, सिंपल है, आपको पता है, अभी हमने देखा है कि फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा गुड टू अपॉन डेल्टा गुड वन इज इक्वल टू माइनस P1 अपॉन P2, ये इसका फॉर्मूला है।
या तो आप ये वाला लगाइए या फिर ये वाला यूज़ करिए। तो कुल मिलाकर ये स्लोप ऑफ द बजट लाइन है। और प्राइस रेशो मतलब दोनों ही कमोडिटी की प्राइस का रेशो। तो हम देख सकते हैं कि अगर दोनों कमोडिटी की प्राइस अपने पास है तो वो क्या डिनोट करेगी, कंज्यूमर की जो बजट लाइन है उसके स्लोप को। इट मीन्स इफ़ वी हैव प्राइजेज ऑफ बोथ द गुड वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। अब इसको टेक्सचुअल फॉर्म में समझते हैं, क्या अपन को यहाँ पर दे रखा है। इफ़ इट इज़ द कंज्यूमर वॉन्ट्स टू हैव एन इफ ध्यान रखना, इफ the consumer wants to have an extra unit of good one, then he is spending all his money, he will have to give up P1 upon P2 units of good 2। मतलब साफ है कि दो कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है, दोनों में से किसी एक का एक्स्ट्रा कंजप्शन चाहता है तो क्या करना होगा, या तो अपनी सभी मनी उस पर लगा देगा या फिर कुछ पैसा जो है गुड 2 से शिफ्ट करेगा गुड 1 पर। तो किस रेशो से करेगा, दोनों कमोडिटी के प्राइस के रेशो के अकॉर्डिंग। इन अदर वर्ड्स, in the given market condition, the consumer can substitute good 1 from good 2 at the rate P1 upon P2। ये बात आ गई अपने सामने, यानी कंज्यूमर जो है वो गुड 2 को गुड 1 से सब्सटीट्यूट कर रहा है या फिर गुड 1 को गुड 2 से सब्सटीट्यूट कर रहा है। तो किसके रेशो से करेगा, बजट लाइन के स्लोप से। और बजट लाइन का स्लोप क्या है, माइनस P1 अपॉन P2। इसका मतलब दोनों कमोडिटी के प्राइस के रेशो की हेल्प से, है ना, माइनस P1 अपॉन P2, ये दोनों क्वांटिटी का प्राइस का रेशो, ये इसका स्लोप बताता है। इसका मतलब दोनों क्वांटिटी का प्राइस का रेशो जो है ये बताता है कि कंज्यूमर किस रेट से गुड 2 को गुड 1 से सब्सटीट्यूट करेगा या फिर गुड 1 को गुड 2 से सब्सटीट्यूट करेगा, किस रेट से, एट विच रेट। सपोज P1 अपॉन P2 2 आ रहा है, इसका मतलब वो एक एक्स्ट्रा यूनिट गुड 1 के लिए 2 यूनिट जो है वो गुड 2 की सेक्रीफाइस करेगा। ओके, आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम समझते हैं यहाँ पर, पॉइंट्स अबव एंड बिलो द बजट लाइन। किसी भी बजट लाइन के ऊपर और नीचे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या बताते हैं अपन को, ठीक है। तो इससे रिलेटेड डायग्राम अपने सामने है, हम समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहला पॉइंट C, बिलो द बजट लाइन। अगर बजट लाइन के कोई नीचे पॉइंट है तो कंज्यूमर सर्टेनली उसकी इनकम के रहते हुए वो कम यूनिट्स कंज्यूम कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि अगर C पर है तो इतनी यूनिट वो गुड 1 की, इतनी यूनिट गुड 2 की एक्स्ट्रा गुड 1 की और गुड 2 की यूनिट वो कंज्यूम कर पाएगा। अब अगर वो हॉरिजेंटली अगर इधर आगे बढ़े तो इतनी एक्स्ट्रा किसकी ले पाएगा, गुड 1 की, है ना, अगर वो C से B पर आता है तो। और वर्टिकली ऊपर जाए इस पॉइंट से इसकी तरफ तो इतनी एक्स्ट्रा यूनिट किसकी ले पाएगा, वो गुड 2 की। तो यहाँ पर इस पॉइंट से अगर वो B की तरफ मूव करता है तो इतनी एक्स्ट्रा यूनिट गुड 1 की ले सकता है। ओके, और अगर वो इस पॉइंट से वर्टिकली ऊपर की तरफ A की तरफ अगर मूव करता है तो इतनी एक्स्ट्रा यूनिट वो किसकी ले सकता है, वो गुड 2 की। तो सर्टेनली पॉइंट C जो है वो दोनों ही कमोडिटी के कम कंजप्शन को बता रहा है। चाहे तो इतना एक्स्ट्रा अमाउंट गुड 1 का ले सकता है, चाहे तो इतना एक्स्ट्रा अमाउंट वो गुड 2 का ले सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो रेंज है कौन सी, A और B के बीच में जो रेंज है, ये रेंज क्या बताती है कि अगर इस रेंज के बीच में कोई भी पॉइंट ले, यानी A और B इन दोनों रेंज के बीच में कोई भी पॉइंट हुआ तो सर्टेनली उस पॉइंट पर दोनों ही कमोडिटी के एक्स्ट्रा यूनिट वो कंज्यूम कर पाएगा। कैसे, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट C के बजाय अगर E पे जाता है तो क्या देखा हमने, ये पहले ये कंडीशन थी, अब ये हो गया। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि वो अगर E पर आता है तो उस कंडीशन में इतना अमाउंट एक्स्ट्रा वो किसका ले सकता है, गुड 1 का, और इतना एक्स्ट्रा अमाउंट किसका ले सकता है, वो गुड 2 का। ओके, तो कुल मिलाकर क्या बात बता रहे हैं कि सर्टेनली अगर कोई भी पॉइंट बजट लाइन पर तो है तो ठीक है ना, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, इन सभी पॉइंट पर कंज्यूमर रह सकता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। यानी उसकी इनकम और प्राइस रेशो के रहते हुए ये उसकी कैपेसिटी को शो करता है। इतना इस पॉइंट, इस बजट लाइन के अगर किसी पॉइंट पर रहता है तो इसका मतलब कंज्यूमर सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में है।
अगर इससे नीचे वाले पॉइंट पर है, जैसे कि सपोज पॉइंट सी पर, तो सर्टेनली वो उसके लिए इन्फीरियर होगा, क्योंकि उसकी इनकम के रहते हुए, दोनों कमोडिटी के प्राइसेस के रहते हुए वह उसकी पोटेंशियल को शो नहीं करेगा। ठीक है। और अगर कोई बजट लाइन से पॉइंट बाहर है, लाइक पॉइंट डी, आप देख रहे हैं पॉइंट डी जो है वो क्या है, बजट लाइन से बाहर है। ये आपकी बजट लाइन है, इस बजट लाइन से ये जो पॉइंट है डी वो बाहर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है वो नॉट रीचेबल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉट रीचेबल, मतलब क्योंकि ये जो बजट लाइन है ये कंज्यूमर की पोटेंशियल है, इट मीन्स इट इज़ द पोटेंशियल। इसके किसी भी पॉइंट पर कंज्यूमर रह सकता है, उसकी इनकम और दोनों कमोडिटी प्राइस के रहते हुए ये उसकी क्षमता को, उसकी पोटेंशियल को शो करता है। यानी अब कोई पॉइंट इसके बाहर है तो उसकी पोटेंशियल से बाहर है, यानी उसको खरीद नहीं सकता, उतनी इनकम उसके पास है ही नहीं। दोनों कमोडिटीज़ और दोनों कमोडिटी की प्राइस के रहते हुए इतनी इनकम उसके पास नहीं है कि वो उसको परचेस कर सके। ओके, तो ये है कुछ पॉइंट। अब इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, समझेंगे कि बजट लाइन में रोटेशन और शिफ्टिंग कब होती है, शिफ्टिंग कब होती है, रोटेशन कब होता है, कैसे क्या बनते हैं, कैसे बजट लाइन रोटेट होती है, इसके पीछे क्या रीज़न है, वो हम सब समझेंगे। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि अपना नाम टाइप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इकोनॉमिक्स गुरुजी। हाँ, एक बात बता दूँ, इसमें आपको जो रिटर्न वर्क करना है वो कैसे करना है, जैसे कि बताता हूँ। जैसे इस वाले में आपको सिर्फ हेडिंग लिखना है और ये डायग्राम बनाना है। ओके, इसमें कुछ नहीं करना, डेरिवेशन में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सिर्फ वही आपको पार्ट करना है। डेरिवेशन में आप सिर्फ ये कर देना, हेडिंग लिखकर डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद ये पूरी जो इक्वेशन देख रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को आपको लिखनी है, ये ध्यान रखना डेरिवेशन में। ओके, इसमें कुछ नहीं करना है और यहाँ पर आपको इसका हेडिंग लिख के इसका डायग्राम बनाना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर इकोनॉमिक्स गुरुजी, बाय बाय।